अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल? हाल तो क्या ही पूछें आपसे। तो वैसे वो तो हमें पता है क्योंकि ये वो खबर है जिससे हम आज का आगाज करेंगे। वो हमें कल से पता चल गई थी और आप लोगों को भी। वी वर सस्पेक्टिंग इट, वी न्यू इट वाज गोइंग टू हैपन एंड देन इट हैपेंड। बट कल हमने अपने शो में भी ज़ाहिर है इस पे तफसील से बात की थी और बस इदराक था, अंदाज़ा भी हो गया था। हम कबल इस वक्त कुछ भी कहने से इज्तिनाब बरत रहे थे, लेकिन जब हुकूमत ने आके कहा उसके बाद लिटरली रातों की नींद लोगों की उड़ गई। एंड वजह उड़ी है क्योंकि जो महंगाई का आलम है, जो तनख्वाहदार तबके की, मजदूर तबके की हालत है, उसमें ये पहाड़ तोड़ दिया जाए या बम तो शायद कम है इसके लिए, ये एटम बम पेट्रोल का गिर जाए, जो कि ज़ाहिर है हुकूमत कहती है आलमी हालात की वजह से उसे गिराना पड़ रहा है, लेकिन हम सब की कमर तो टूट गई। पुरानी कीमतों पर खरीदे गए पेट्रोल पर नई कीमत ही लागू नहीं की, बल्कि इस पर टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। तो जो हमें 55 रुपीज़ इंक्रीज ऑन पेट्रोल एंड डीजल मिल रहा है ना ईच, तो उसमें टैक्स भी शामिल है। हुकूमत ने रात गए सही मायनों में अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है और 1 लीटर पर 55 रुपए इजाफे ने अवाम के होश उड़ा दिए हैं। मतलब आप ज़रा कल से एक्चुअली बिफोर इट वाज इवन अनाउंस पेट्रोल स्टेशन पे आपने लाइनें देखी थी, chaos था ना, इट वाज chaos। और कल हम इसकी बारे में बात भी कर रहे थे। एवरीबडी न्यू दैट दिस इज गोइंग टू कम, और फिर वो भी डर लगना स्टार्ट हो जाता है ना कि पेट्रोल अब ये होने वाला है तो पता चले कि पेट्रोल देना ही छोड़ दें। आपको पता है, ये भी हमने इन द पास्ट देखा है होते हुए। देखिए कि अगर कोई 10 लीटर पेट्रोल ले रहा है या 20 लीटर पेट्रोल ले रहा है या इससे भी कम ले रहा है तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा 15-55 रुपये फी लीटर के हिसाब से। लेकिन इतने मुश्किल हालात हैं लोगों के कि ये 1000, 2000, 3000 का फ़र्क जो उनकी ज़िंदगी में पड़ रहा है उसको हासिल करने के लिए घंटों ख्वार होने के लिए तैयार हैं, सड़कों पर खड़े होने के लिए तैयार हैं, ये सारी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हालात पहले ही मुश्किल थे। लेकिन अब जो हालात हैं वो तो सबके सामने हैं। हुकूमत ने इसकी बहुत सारी तौजीहात पेश की हैं। हुकूमत की मेजर तौजी तो ये है कि अगर ये ना करते, ऑल्दो ये पुराना स्टॉक है, ये नेचुरली सवाल आता है ना कि पुराना स्टॉक है, इस पर क्यों नई कीमत लगा रहे हैं, और ना सिर्फ नई कीमत लगा रहे हैं बल्कि उस पर लेवी भी बढ़ा दी है। तो हुकूमत के मुताबिक अपेरेंटली अगर ये ना किया जाता तो इतने पैसे ही जनरेट ना होते कि नया स्टॉक जो महंगा और बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है उसको खरीद कर कमी पूरी की जा सके। I mean, yes, as much as hard it is, it does make sense. अच्छा, आपको बता दें कि 55 रुपए इजाफे के बाद पेट्रोल की मौजूदा कीमत अब हो गई है जनाब 321 रुपए 17 पैसे और डीजल की नई कीमत हो गई है 335 रुपए 86 पैसे। मट्टी के तेल की कीमत भी तारीख में बुलंद तरीन सतह पे पहुंची है। मट्टी का तेल 130 रुपए 8 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है, जिसके बाद मट्टी के तेल की नई कीमत 318 रुपए 81 पैसे हो गई है। इससे पहले मट्टी के तेल की कीमत 188 रुपए 73 पैसे थी। इसमें तो ऑलमोस्ट 100% का इजाफा हो गया। तो हुकूमत ने समझे पेट्रोल पर लेवी जो है वो 20 रुपए और 97 पैसे बढ़ा दी है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो ऑलरेडी अराउंड 100 थी, ये भी अब 20 रुपए उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। सो ये हुआ है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और नायब वजीर आजम इसहाक डार ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का ऐलान किया और ये भी कहा कि हालात दुरुस्त होते ही कीमतें कम हो जाएंगी। सुने, हमने जो थोड़ा सा लेवी के अंदर रद्दोबदल करके जो फैसला किया है वो ये है कि हम 55 रुपए दोनों ईंधनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। इस तरह ये मामला सेटल होगा तो हम इसी फुर्ती के साथ, इसी तेजी के साथ वो प्राइसेस को दोबारा डाउनवर्ड रिवाइज करके लोगों की आमदनियां, परचेजिंग पावर किस तरह से बहाल करनी है उसके ऊपर जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह ताला इकदाम उठाएंगे कि हम ओवरऑल जितना मिनिमम पास ऑन कर सकते हैं लोगों को, इसका इफ़ेक्ट वो करें। और उसमें ये भी देखना ज़रूरी था कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो आम जो शहरी होते हैं, जो उनके ऊपर मसलन डीज़ल की कीमत बढ़ती है तो उनके ऊपर असर होता है। एग्रीकल्चर पर डीज़ल का बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है। इसी तरह इसको बैलेंस करके कोई रास्ता निकालना था, तो उसके लिए हम लगे रहे हैं।
सो ये है सूरत हाल। एक ब्रेकडाउन हम आपको बता देते हैं कि जो 321 रुपए फी लीटर पेट्रोल मिल रहा है, इसमें पेट्रोल एक्चुअली कितने का है, पेट्रोल कितने का है। 190 रुपए 94 पैसे का पेट्रोल है, मतलब जो तेल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कमोडिटी प्राइसेस 190 रुपए 94 पैसे। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी समेत दीगर जो टैक्सेस हैं उसकी लागत बनती है, उसकी कुल हुजम बनता है 113 रुपए 72 पैसे। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो हिस्सा है वो 16 रुपए 51 पैसे है, 51 पैसा। सो ये है सूरत हाल। हाँ, बट सूरत हाल में लेवी तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा थी, तो उसको मजीद बढ़ाने, मतलब आपके लिए वो ज़्यादा नहीं लगती होगी, हम ज़रा मिनिस्टर साहब को ये कह दें, लेकिन हमारे लिए अच्छा, अली परवेज साहब ने कहा ना कि हम थोड़ा सा रद्दोबदल कर रहे हैं, नहीं है। सो रद्दोबदल जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्लीज बी वेरी कॉशियस व्हेन यू नो टॉकिंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान इन दीज सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ये थोड़ा रद्दोबदल नहीं है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में अगर 20 रुपए का रद्दोबदल है, सो उसका क्या इम्पैक्ट है, मेजर है। हाँ, तो ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, ये बिल्कुल थोड़ा सा नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि बात सिर्फ पेट्रोल और डीजल के महंगे होने तक होती तो शायद अवाम ये कड़वा घूंट जो है ना वो बर्दाश्त कर लेते, मगर बात सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत तक महदूद नहीं है। और पेट्रोल की कीमत बढ़ने का मतलब आपको पता है कि व्हाट इट मीन्स, महंगाई का तूफान आएगा और आना शुरू भी हो गया है। लाहौर में आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% इजाफे का ऐलान कर दिया, तो ये तो पहली चीज़ ऑब्वियसली होती है। 20% हो गया है वहाँ इजाफा, और ये तो इब्तदा है। और अब खाने पीने से लेकर रोज़मर्रा की हर चीज़ महंगी होगी, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सेकेंड पॉइंट और अ थर्ड पॉइंट। तो वो ट्रांसपोर्टेशन आप कॉस्ट बीच में डाल दें हर चीज़ की, जिसमें आप मतलब आप सब्जियां डालें, खाना पीना, ये सारी चीज़ें तो आप डालें ही डालें, ये तो होगा। हुकूमत की जानिब से आपको बता दें कि जो वजाहतें आ रही हैं वो भी समझ आ भी रही है और कुछ समझ से बालातर भी हैं। पहले कहा जा रहा था कि पेट्रोल जो है वो 28 दिन के लिए वाफिर मिकदार में मौजूद है, याद है ना आपको, ये स्टेटमेंट सारी हो रही थी। जबकि ऐसा था तो अभी से पेट्रोल महंगा क्यों किया? ऑल्दो इसकी अब्दुल्ला भी आपने बात बताई है कि अगला लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा एंड ऑल दैट, बट डील विद इट। मतलब पहले अगर ऐसी की स्टेटमेंट्स आ रही हैं आवाम को ईजी करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए कि एक महीने के लिए वी आर गुड, तो उसके बाद अगर ऐसी आप प्राइसेस बढ़ा देंगे, डील विद इट करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन एन IMF प्रोग्राम और पेट्रोल की मसनूआत जो हैं वो हमारे सबसे बड़ा चंक है हमारे इंपोर्ट बिल का। सो हमारी पहले ही मईशत की कमर कितनी मजबूत है सबको पता है। वो डील विद इट वाली बात है, वो पूरी आवाम डील विद इट करे, मतलब कि जो केओस जो अच्छा, पता है क्या, पड़ी जब हुई इस है, तरह के इक़दाम किए जाते हैं ना, तो सबसे पहले आप इसका प्रेमिस बनाते हैं कि जी हमने अपनी कंजम्पशंस इस तरह कम की हैं। हमारे साथ अगर 5 गाड़ियों का प्रोटोकॉल होता था तो अब 2 का हुआ करेगा। हमारे यहाँ जहाँ लोगों को 700 800 लीटर तेल मिला करता था, अब उसको हमने कट करके 50% कर दिया है। या ये सब ज़्यादातर इनमें से ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं ये तमाम चीज़ें, पेट्रोल डालवाना अपनी गाड़ियों में, तो ये अपनी जेब से कर लेंगे। मैं एक बात महीना बताऊं आपको, ये अफोर्डेबिलिटी जो बड़ा एक तासुर है ना कि दुनिया डिवाइड हो जाती है पाकिस्तान में भी, और फिर वो हो जाते हैं हैव्स और हैव नॉट्स के। ये लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी नहीं कर सकते। की बात कर रहा हूं मैं कि जिनको इतने 100 लीटर पेट्रोल मिलता है, वहां से जरा शुरुआत करते और उसके बाद अवाम पे आते और सेम पैराग्राफ में आ जाते, लेकिन शुरू तो वहां से करते कि भाई हमने अब हमारा प्रोटोकॉल 50% पे रहेगा। हमारे जो पेट्रोल के अलाउंसेस थे उसमें से वो लोग जो, अब बहुत से लोग तो वॉलंटरीली भी शायद कर लेना चाहिए, अदरवाइज उसको हम 50% कट कर रहे हैं। कुछ तो शुरुआत करें ना कि सारी कुर्बानी आवाम से ही मांगनी है, ये थोड़ी सी ज्यादती है। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा हम याद भी दिला दें और हम आज की हुकूमत को याद दिला दें कि नॉट टू लॉन्ग अगो जब आप लोग ऑपोजिशन में बैठे होते थे और उस वक्त की हुकूमत जब पेट्रोल इस तरह प्राइसेस बढ़ा देती थी और बड़ी अपनी तरफ से बड़ी ठीक ठाक तोजी वो देते थे, वो भी जस्टिफाई करते थे कि क्यों करना पड़ा। देखिए ये वो चीज़ है, कुछ शौक से तो नहीं कर रहा ना, लेकिन उस वक्त आप लोगों का क्या कहना होता था, थोड़ा सा वी हैव टू शो यू द मिरर। पेट्रोल और तेल की कीमत जो बढ़ा वो रात के अंधेरे में बढ़े। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों पे बहुत बड़ा डाका है जो उन्होंने रात को मारा है। तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा, आपकी इन्फ्लेशन कम होगी। ईद की आमद है, सिर्फ आज
पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। और जाहिर है द वर्ल्ड इज़ इन क्राइसिस, एक जंग लगी हुई है दुनिया में जिससे पूरी दुनिया की ऑयल मतलब जो 20% दुनिया का 5वां हिस्सा तेल का आता है उसकी ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्टेड है। दे आर रीजंस फॉर इट, बट एट द सेम टाइम ये भी रात के अंधेरे में ही ऐलान किया गया है। सो इस पे ज़रा बात करते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना। मिफ्ता साहब, जो सूरत हाल है वो हम देख रहे हैं, पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ है इसे पेट्रोल महाबम या एटम बम ही कहा जा रहा है। हुकूमत को पहले से ही पता था कि ये गैर मकबूल फैसला होगा। आप हमें ज़रा समझाइए कि क्या हालात हैं जिसकी वजह से हुकूमत ने पुराने पड़े हुए स्टॉक पर लेवी भी बढ़ाई और नई कीमतों का इतलाक भी किया। गालिबन जो दुनिया भर में कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि पाकिस्तान में तो पेट्रोल पुरानी कीमत का है। हुकूमत ने कल ही कहा है या कुछ दिनों पहले कहा है कि हमारे पास 1 महीने का स्टॉक है और अमूमन 15-15 दिन में कीमतें बढ़ाई जाती हैं। तो ये वाला जो पीरियड था, ये 15 दिन का, 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का, इसका पेट्रोल तो हमने पहली 28 फरवरी को डिसाइड किया था और इसका तो ख़रीदा हुआ था। लेकिन हुकूमत ने सोचा कि ये जो शॉर्टेज ना हो जाए, इसकी वजह से ये जो बोझ है ये सारा आवाम पे डाल दिया। चलें, ये हमें बात वैसे समझ आ रही थी। मिफ्ता साहब, ये बताएं कि अब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो जो पैटर्न है इसके मुताबिक आइंदा 5-6 दिन में मज़ीद बढ़ेगी, लग बिल्कुल ऐसे ही रहा है। तो महंगाई पर इसका असर क्या पड़ेगा उसका भी हमें अंदाज़ा है, लेकिन हम आपसे सुनना चाहते हैं कि अवाम को क्या तैयारी रखना चाहिए। देखिए महंगाई तो एक तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगाई है और बड़े लेवल बढ़े हुए हैं कीमतों के, और रमज़ान मुबारक में मज़ीद बढ़ गए हैं। अब जो है ये जो कीमत बढ़ाई है 55 रुपये, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने एक साथ नहीं बढ़े थे, इससे किराए बढ़ जाएंगे, रिक्शा टैक्सी वगैरह के, बसों के, इससे पेट्रोल कीमत बढ़ जाएगी। तो जो मोटरसाइकिल सवार रोज़ सुबह 1 लीटर पेट्रोल भराता है और जो पहले 250-300 रुपये दे रहा था वो 325 रुपये देगा बेचारा, तो उसकी जेब से हुकूमत जो है 100-125 रुपये और टैक्स ले लेती है। मेरे ख्याल से 20 रुपये पेट्रोल की टैक्सेशन में भी इंक्रीज़ किया गया है। तीसरा इससे ये सवाल है कि जब महंगाई होगी पाकिस्तान में तो मतलब वेजिटेबल्स की, सब्ज़ी की, गोश्त वगैरह की भी कीमतों में इजाफा होगा। तो लोगों को तैयारी ये करनी चाहिए कि हुकूमत ने सारा बोझ जो है ये आपके ऊपर पास ऑन किया। ये नहीं कहा कि वज़रा जो हैं उनका पेट्रोल अलाउंस कम हो या ख़ुद वो कुछ पैसे दें पेट्रोल के, या ब्यूरोक्रेट जो हैं जिनको आप 500-800 लीटर तक पेट्रोल देते हैं उनका कुछ अलाउंस कम करें, या हुकूमत ने कोई और अखराजात कम नहीं किए। जो भी जो बोझ था वो आवाम के ऊपर पास ऑन कर दिया है। तो आवाम तो खैर अब की आदत हो गई है कि हुकूमत पाकिस्तान चाहे किसी पार्टी की भी हो, वो सारा बोझ जो है वो आवाम पे डालती है। तो हमारी आवाम तो बोझ उठाने के लिए हर वक्त तैयार रहती है, लेकिन अब कमर इसकी टूटी हुई है, तो देखिए क्या होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हमने भी इब्तिदा में ये बात की थी कि शुरुआत अपने आप से करें और फिर सर्टनली आवाम से भी एक्सपेक्ट करें। और आवाम भी देख रहे हैं, आवाम बेवकूफ़ तो नहीं है, उन्हें नज़र ही आ रहा है दुनिया के क्या हालात हैं। सर, हुकूमत से सारे सवालात बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आज से 4 साल पहले पेट्रोल की कीमत इससे कहीं ज़्यादा बढ़ाने का काम आपने भी किया था बतौर वज़ीर ख़ज़ाना। तब भी ज़ाहिर है हालात ही मुतकाज़ी थे उस इंक्रीज़ के। कल हुकूमत पर तनकीद करना गलत था तो आज कैसे सही होगा, ऐसे ही ये सवाल कर रहे हैं लोग। तो हमने सोचा आप हैं हमारे साथ तो पूछ ही लें आपसे। एक तो ये कि मैंने तनकीद नहीं की हुकूमत पे, मैंने आपको बताया है। दूसरी बात ये है कि कभी भी इतने 55 रुपये एक साथ नहीं बढ़ाए, और कभी भी पाकिस्तान की तारीख में 335 रुपये पेट्रोल की कीमत नहीं हुई है। और जहाँ तक वो वक्त था तो उस वक्त ये देख लीजिए कि उस वक्त हुकूमत अपने पल्ले से पैसे दे रही थी, 70 रुपये डीजल के और 35 रुपये या 40 रुपये पेट्रोल के ऊपर। आज जो हुकूमत है वो 115 रुपये हर लीटर पे टैक्स ले रही है। तो फ़र्क यह है कि उस वक्त हुकूमत जो थी वो सब्सिडाइज़ करके पेट्रोल दे रही थी, जो मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए, सब्सिडाइज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन आज जो हम सिचुएशन देख रहे हैं वो एकदम मुख्तलिफ है इससे, क्योंकि आज हम 110 रुपये 115 रुपये टैक्स ले रहे हैं। और मेरी गुजारिश यही है कि अगर आपने बढ़ानी है तो साथ साथ आपने
ब्यूरोक्रेट्स के पेट्रोल का अलाउंस कुछ काटते, कुछ हुकूमत अपने अखराजात कम करती, कुछ कमर कसती। अगर हर वक्त कमर कसने का मतलब ये है कि हुकूमत अपने जहाज़ खरीदता रहे, 80-80 करोड़ रुपया उसको चलाने के ऊपर खर्च करती रहे, अपने MNS को 25-25 करोड़ रुपए देती रहे, लेकिन सारा के सारा बोझ अवाम पे डालें, तो फिर अवाम इस बोझ के नीचे कब तक दबी रहेगी? सारा बोझ अवाम पर ना रहे, मुफ्ता साहब का ये कहना है। अपने आप से शुरुआत करें, और ज़ाहिर है जो हालात हैं वो सबके सामने हैं, इसलिए ये मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ता साहब। अब एक और जो इशू है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, और वो हुकूमतों को कंट्रोल करना है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद, अभी हम ट्रेन के किरायों का भी आपको बढ़ा देते हैं, बढ़ाने का बता देते हैं कि कितने बढ़े हैं। अच्छा जी, पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से ट्रेन के किरायों में भी इजाफा हुआ है, और माल गाड़ियों के किरायों में 20% इजाफा हुआ है। माल गाड़ियों में किरायों का इजाफे का मतलब है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा और कीमतों में बराह रास्त इजाफा। अच्छा, AC वाली गाड़ियों में 10% इजाफा हुआ है, और स्लीपर्स जिसको कहते हैं, और इकोनॉमी क्लास जो होती है उसमें 5% हुआ है। तो ये सारा 5% इकोनॉमी, AC वाली स्लीपर 10%, और आपने कहा फ्यूल जेट का हमने नहीं बताया था। फ्यूल जेट इसलिए भी आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि जहाज़ के किरायों का फिर क्या हाल होगा। एयरलाइन के तैयारों के लिए जेट फ्यूल की कीमत में 154 रुपये फ़ी लीटर 154 रुपये का सिर्फ इजाफा हुआ है। हुकूमतों को इसमें क्या करना है? हुकूमतों को मेक श्योर करना है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट, ज़ाहिर है किराया तो बढ़ाएंगे लेकिन ओवर चार्जिंग ना हो। जो कीमतें बढ़ रही हैं अशाए खुरोनोश की, उसमें सब दाव ना लगाते फिरें, उसी तनासुब से कीमतें बढ़ें। बहुत बड़ी बात ये भी है ना, ये भी हमारे यहाँ होना स्टार्ट हो जाता है। और पुरानी जो चीजें हैं वो नई कीमत पर बेचना शुरू ना कर दें। वैसे तो हुकूमत भी अपेरेंटली यही कर रही है। जो प्रेसिडेंट सेट हो गया पेट्रोल के थ्रू, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? नादिर नबील गफूर हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट के। अच्छा नादिर, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नादिर, सबसे पहले तो हम उस बात पे आ जाते हैं कि अवाम के साथ तो ये हो गया, पेट्रोल से ही स्टार्ट करें, एंड वी नो कि जब पेट्रोल से बात शुरू होती है तो वो एब्सोल्युटली हर चीज़ पे जाती है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन की भी हम बात कर रहे हैं, हम रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ों पे भी बात कर लेंगे, लेकिन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिंध हुकूमत, आप बताएं हुकूमत अपनी तरफ से कोई ऑस्टेरिटी मेजर विच इज़ रियली द कॉल ऑफ द मोमेंट राइट नाउ, इट इज़ द डिमांड ऑफ द मोमेंट राइट नाउ, अपनी तरफ से भी शुरू करेंगे? क्योंकि प्रेसिडेंट सेट करें ना वफाक के लिए, कुछ अनाउंसमेंट करके कोई प्रेसिडेंट सेट करेंगे आप लोग? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट फील कर रही है जो पेट्रोल बॉम्ब गिराया गया है इस वक्त आवाम के ऊपर, और पीपल्स पार्टी ने ऑफिशियली स्टांस भी दिया है कि गवर्नमेंट को इंस्टेड के पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज करते, दे कुड हैव रिड्यूस्ड द पेट्रोलियम लेवी एंड अदर टैक्सेस दैट दे हैव इम्पोज्ड ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। बहरहाल अब क्योंकि अनाउंस हो चुका है, और ये भी है कि इन पॉलिसी के वीक बाय वीक इसको रिव्यू किया जाएगा, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट के वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर कोशिश करें कि अगला जो अनाउंसमेंट होगा प्राइसेस का, पेट्रोलियम प्राइसेस का, उसमें अगर कमी ना भी हो तो अभी जो हुए प्राइसेस ऊपर गई हैं, सॉरी कटिंग यू ऑफ देयर, लेकिन अभी आप लोगों ने ट्राई किया था, डिड यू हैव दिस कॉन्वर्सेशन कि आप अपनी लेवीज कम करें और मैनेज करें किसी तरीके से? हमारी लेवीज नहीं, वफाकी हुकूमत की लेवीज, बट वी वर नॉट टेकन इनटू डिस्कशन व्हेन दीज प्राइसेस वर बीइंग इंक्रीज्ड। इसके जब अनाउंस हो गया कि प्राइस इंक्रीज किए गए, तो हमारी जो पीपल्स पार्टी की जो स्पोक्स पर्सन है शाज़िया मरी साहिबा, उन्होंने तो ऑफिशियली इसको कंडेम किया है कि इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। अब सूबाई सतह पे आप क्या करेंगे ये बताइएगा कि सूबा एग्जाम्पल सेट कर सकता है। जाहिर है सूबे में आवाम, आपके भी आवाम मुतासर हो रहे हैं, वफाक में भी हो रहे हैं, हर सूबे में हो रहे हैं। हम क्या शुरू कर सकते हैं कि जो अलाउंसेस मिलते हैं, जो सरकारी पेट्रोल की कंजम्पशन है, उसमें कुछ कमी की जाए, उसमें कुछ कटौती हो, वर्क फ्रॉम होम को इनकरेज किया जाए, कोई प्रेसिडेंट सेट करें, कोई रूल्स बनाएं, कुछ नई चीज़ें हो सामने। बिल्कुल, वर्क फॉर होम इज़ अ वेरी गुड आइडिया दैट्स बीइंग डिस्कस्ड, और स्पेशली जो स्कूल्स हैं सिंध के अंदर, उनके अंदर कंसिडर किया जा रहा है कि जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन इनको कन्वर्ट किया जाए, ताकि एटलीस्ट जो स्कूल आने जाने में जो पेट्रोल और डीजल खर्च होता है, स्पेशली स्कूल वैन्स वगैरह की, तो कम से कम वो बचत की जाए। और बाकी बहुत अच्छी तजवीज़ है आपकी कि ऑस्टेरिटी मेजर्स गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी होने चाहिए, तो आई एम श्योर। अच्छा, आप बाकी अवाम की तरफ आ जाते हैं। ट्रांसपोर्टर्स, आपको पता है फिर जब भी ऐसा मौका मिलता है ना, दिस इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज जो कि नाजायज़ मुनाफाखोरी करना चाहते हैं। सो ट्रांसपोर्टर्स हो गए, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हो गए, ग्रॉसरीज वाले हो गए, हर शख्स मनमानी करता है, अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ाता है। व्हाट इज़ योर प्लान? किस तरह इसको कंट्रोल करेंगे?
जी, पूरा एक गवर्नमेंट का एक अमला, एक मैकेनिज्म ऑलरेडी मौजूद है, एक पूरा ब्यूरो, एक डिपार्टमेंट हमारा ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस जो इंश्योर करता है कि होर्डिंग नहीं की जाए और मुनाफाखोरी ना की जाए। एंड डीसीज जो हैं हमारे सिंध गवर्नमेंट के, दे हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू इंश्योर कि जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट के जो जितने भी कंपनीज हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि ऑब्वियसली पेट्रोलियम प्राइसेस तो आज से इंक्रीज़ किए गए हैं, बट बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि होर्डिंग की वजह से और मुनाफाखोरी की वजह से इंक्रीज़ जो आना चाहिए उससे ज़्यादा कोशिश करते हैं ये लोग कि मुनाफाखोरी की जाए। तो वो हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट एक्टिव है और इंश्योर कर रहा है कि जितना अलाउड हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपोर्ट की प्राइसेस इंक्रीज़ करना, ऑब्वियसली बिकॉज पेट्रोलियम के प्राइसेस अराउंड 20% इंक्रीज़ हुए हैं, तो मोर देन 20% जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको इंक्रीज नहीं करने चाहिए अपने फेयर्स, एंड वी विल इंश्योर कि वो नहीं करेंगे, स्पेशली क्योंकि अब ईद हाउ भी आर यू गोइंग टू इंश्योर दैट? वुड यू आप लोग छापा मारेंगे, मतलब क्या करेंगे? जी, हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट है, ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस, उसका अमला होता है, डीसीज हमारे होते हैं, एसीज हमारे होते हैं, ये सारे फील्ड पे होते हैं एंड ये छापा भी मारते हैं और ये रिव्यू भी करते हैं। और सीएम साहब आपने खुद देखा कि पिछले दिनों में जो कराची के अंदर अलग अलग जो मार्केट्स हैं, जैसे एम्प्रेस मार्केट, ली मार्केट, सदर में खुद उन्होंने दौरा किया, इंश्योर किया कि जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स हैं वही चार्ज किए जाएं कंज्यूमर्स को, और उससे ज़्यादा कंज्यूमर के ऊपर कोई मुनाफाखोरी या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं उन पे इम्प्लीमेंट किए जाएं। एंड वी आर वेरी सीरियस अबाउट दिस, स्पेशली क्योंकि रमज़ान का महीना है, ईद आने वाली है। ईद में आपको पता है तमाम जो कराची और दीगर जो शहरों के रिहायशी हैं वो ट्रैवल करते हैं, बसेस के टिकट्स लेते हैं, ट्रेन के टिकट लेते हैं, तो किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि ये पेट्रोलियम के जो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। और बात आपने भी कहा कि स्कूल्स पे भी ज़ाहिर है गौर किया जा रहा है, मोस्टली स्कूल्स ने ऑलरेडी फैसला कर भी लिया है, शायद मंडे से ऑनलाइन जा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है यूनिफॉर्मिटी तभी आएगी जब हुकूमत इंस्ट्रक्ट करेगी कि तमाम स्कूल्स ऑनलाइन हो। तो इस पर क्या गौर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? फिर एट द सेम टाइम जो सरकारी दफातर हैं उनमें हफ्ते में कितने दिन वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, नहीं हो सकता, इस पे भी ज़रा रोशनी डाल दीजिए। इस पे कब तक पॉलिसी मुरतब हो जाएगी आप लोगों की और इन्फोर्समेंट इसकी उसी तरह ही होगी जिस तरह कोविड के दिनों में हुई थी, वहाँ जहाँ यू हैव टू कंप्लाई बाय इट? जी बिल्कुल, देखें कोविड में ऑलरेडी हमने एक्सपीरियंस किया है वर्क फ्रॉम होम, एंड जो सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ चुकी है, तो आई एम श्योर क्योंकि ये आज ही प्राइसेस इंक्रीज किए गए हैं पेट्रोलियम के, तो द चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट विल सिट एंड कंसिडर ऑल दीज ऑप्शंस व्हिच आर ऑन द टेबल, के जो सरकारी दफातर हैं उनको भी अगर ऑनलाइन अगर जितना भी किया जा सकता है, ऑब्वियसली कुछ चीज़ों के लिए तो ऑब्वियसली ऑफिस जाना पड़ता है सरकारी अमले को, बट जितनी चीज़ें ऑनलाइन की जा सकती हैं तो उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। स्पेशली अभी तो वर्क फ्रॉम होम में होम तो हो लेकिन वर्क भी चलता रहे साथ साथ। So ईद की छुट्टियां भी आ रही हैं, तो हो सकता है कि इसको नहीं, वर्क खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह, और ईद की छुट्टियां वैसे ही आ रही थी और वो वैसे ही अनाउंस होने वाली थी, ना सिर्फ स्कूलों की मगर सरकारी दफातर की भी, तो हो सकता है कि उसमें जो छुट्टियों के दिन है वो मजीद इंक्रीज किए जाए और कन्वर्ट किया जाए टुवर्ड्स वर्क फ्रॉम होम। ठीक है जी, थैंक यू नादिर नबील गबोल, तर्जुमान सिंध हुकूमत, और इनसे हम राब्ते में रहेंगे, हम बात भी करते रहेंगे। देखिए बात सिंपल सी है, एंड आई होप ये बात ये भी सुन रहे हो और भी लोग सुन रहे हो, हमें इक्वल कंट्रीब्यूशन चाहिए। जो अब एक जंग छिड़ गई जी, हर चीज़ महंगी होगी, हमारे यहाँ भी 20% पेट्रोल महंगा हो गया, अब आम सफ़र करेगी, ऑब्वियसली करेगी। अब जितने भी कंट्रोल सिस्टम्स लगा लें, डिपार्टमेंट्स बना लेना, दिस विल हैपन। We just don't want us to be the only ones suffering. मतलब अगर सारों ने contribute करना है ना, तो people sitting at the top in leadership positions, जिनको petrol and all that ये सारी amenities मिलती हैं, you need to show us that you are also contributing as much as that you expect कि आवाम करें। जैसे मिफ्ता साहब अभी कह रहे थे कि हमारी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को 700 600 लीटर तेल मिलता है, सो अगर हम कुछ उस पर गौर व खौस कर सकें, जाहिर है कोई नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही सारा कुछ ख़त्म कर दिया जाए, उसमें से कुछ परसेंटेज फॉर द टाइम बीइंग आप रीएडजस्ट कर सकें, फिर एट द सेम टाइम जो इतनी फ्यूल हैवी गाड़ियां आप लोगों के साथ चलती हैं, द प्रोटोकॉल्स एक नहीं मतलब 6 गाड़ियां तो चल रही होती हैं, एटलीस्ट हमें ये नजर तो ना आए, बड़ी तकलीफ दे बात यू नो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर विजिबल। यस,
टू द आई एंड लोग ये चीज़ें देख रहे होते हैं, ये लोग चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं And और then you also पर्टिकुलरली have to- नौजवान जो है ना वो चीज़ें बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं और फिर वो सवाल भी करते हैं और बजा करते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं और हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे अब्दुल्ला, हैं। इसके बाद फिर वो होर्डिंग होती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है बाद में चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली पता होता है कि चीज़ें तो अभी महंगी होंगी, मतलब एक पूरी डिमांड सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है क्योंकि मौका ऐसा है ना, यू हैव टू मेक श्योर दिस डजंट हैपन। अच्छा जी, वेलकम बैक बट जी। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जहाँ पाकिस्तानियों की ज़्यादातर तादाद अपने साल भर की ज़कात और खैरात निकालती है, और हम हमेशा ये बात करते हैं और आज दोहराएंगे कि रकम के असल हकदार पेशावर भिखारी नहीं हैं। कभी कभार ये लगता है, एक सेंस हो जाती है क्योंकि देते चले जा रहे होते हैं लोगों को रास्ते में कि हो गया काम, नहीं, वो इदारे इसके हकदार हैं और वो अफराद हैं जो मजमूई तौर पर माशरे के लिए कुछ बड़ा कर रहे हों और ऐसा ही कुछ एक इदारा contribute है कर रहे हों। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन PCHF। इसे 14 साल हो चुके हैं और इस दौरान दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों के लिए बड़े अस्पताल की तामीर जारी है और हज़ारों बच्चों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। और क्या इनके इरादे हैं, क्योंकि इस चैरिटी से वाबस्ता हैं हमारे द प्राइड ऑफ पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर मिसबाहुल हक साहब, जो कि अब हमारी सिलेक्शन कमेटी का भी बाज़ाब्ता एक हिस्सा बन गए हैं, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। ही इज़ विद अस और साथ ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ PCHF फरहान अहमद साहब भी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग हमारी तरफ आए हैं। मिसबा भाई, आपसे ही बात का आगाज़ करेंगे। एक तो आप स्टार हैं, हम बड़े फ़ैन हैं आपके, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज आप हमारे साथ स्टूडियो में होंगे। होना भी था, लेकिन फ्लाइट्स का कुछ इशू हो गया, बहुत कुछ हो गया। लेकिन आप ज़रूर बताएं कि जब से आपने ये इदारा ज्वाइन किया है, आप अपनी एक सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन बताएं कि हाउ डज इट फील टू बी पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग हमेशा हमें मौका देते हैं कि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं और हमेशा आप सपोर्टर भी रहे हैं ऐसे इदारों के। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं बाकायदा तौर पे इस इदारे का आगाज़ तो 2012 में किया, फरहान भाई ने एक पर्सनल ट्रेजेडी की वजह से, एंड एक्चुअली मैंने जो ज्वाइन किया वो 2018 के स्टार्ट में किया। 2017 जब मैं रिटायर हो रहा था, उस वक्त मेरा इरादा था कि मैं कोई ऐसा काम करूं सेहत या तालीम के हवाले से। स्पेशली मैं मियांवाली से बिलोंग करता हूं, वहाँ बड़ी ज़रूरत थी, बट अल्लाह को कुछ और मंजूर था। और मेरे एक बड़े ही करीबी दोस्त, उनकी बेटी पैदा हुई इस मर्ज़ के साथ, और मुझे पता चला कि पाकिस्तान में कितने ही मसले हैं बच्चों के लिए जो दिल के मर्ज़ के साथ पैदा होते हैं, यानी जिनके दिल में सुराख होता है, उनके लिए कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं हैं, हॉस्पिटल नहीं हैं और अवेयरनेस नहीं है। वो सारा प्रोसेस मैंने खुद देखा और मेरी फरहान भाई से मुलाकात हुई। इन्होंने मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया कि हम ये करते हैं और हम फ्यूचर में हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, जो कि वाकई तौर पे एक कदम होगा उन बच्चों के लिए और इस मर्ज़ को पाकिस्तान से, जिसको कहते हैं ना कि हर बच्चे को इलाज मुहैया फ्यूचर में हो, उसके लिए एक राइट डायरेक्शन में कदम होगा। तो सिंस देन 2018 से मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑपरेशन हुए वो तो हुए हैं। जो हमारा एक मकसद था कि हमने एक इदारा बनाना है, हमने स्टेट ऑफ द आर्ट एक इंस्टीट्यूट बनाना है, वो अब काफ़ी हद तक हम जिसको कहें कि फिज़िकल तौर पे सामने आ गया है। इमारत उसकी कंप्लीट हुई है। OPD हमने अप्रैल में स्टार्ट किया 2025 में, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ऑपरेशन थिएटर कैथ लैब के साथ 10 बेडेड ICU, उसको हम बहुत जल्द हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे स्टार्ट करें, यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हो सके इंशाल्लाह। तो एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि एक इदारा बने जिसमें ना सिर्फ बच्चों के ऑपरेशन हों, बल्कि वहाँ पे ट्रेनिंग और रिसर्च के दरवाजे भी खुले, क्योंकि पाकिस्तान में ऑब्वियसली स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। और आई थिंक वो जो एक जिसको कहते हैं कि विजन है वो इस इदारे का, ये बड़ा अहम आपने पहलू उठाया है, क्योंकि जाहिर है इस तरह के इदारे बनेंगे तो उनको चलाने के लिए स्टाफ भी चाहिए, आपको कॉम्पिटेंट स्टाफ चाहिए, आपको स्पेशलिस्ट लोग चाहिए। फरहान साहब, आप ही से पूछेंगे कि उसके लिए क्या आपका प्लान है। और जैसे कि मिसबा भाई हमें बता रहे हैं कि आपका इरादा है जल्द एक ऑपरेशन थिएटर भी फंक्शनल करने का, सो बाय द एंड ऑफ 2026
क्या है आपका टारगेट जो आपने जहन में रखा हुआ है, क्योंकि पिछले साल भी आपसे हमारी ज़ाहिर बात हुई थी, राब्ता हुआ था, सो ये अस्पताल ज़ेर तामीर था। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जी फोकस है 2026 में इंशाल्लाह इन पेशेंट स्टार्ट कर लिया जाए, जिसके लिए हम एक कैथ की लैब है वो और एक ऑपरेशन थिएटर। वैसे तो टोटल 75 बेड का प्रोजेक्ट है। इस साल में हम इंशाल्लाह 10 बेड के साथ इसको एक्टिवेट करेंगे। आपका दूसरा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि लोग कौन है जो इसको चलाएंगे। तो अब्दुल्ला हम काफी अरसे से ना पिछले 8-10 सालों से पाकिस्तान से बाहर जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियक सर्जन हैं और बाकी लोग जो इस फील्ड में इन्वॉल्व हैं, उनके साथ एक्टिवली उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में मालूम है। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और यही हम चाहते हैं कि हम जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको बरकरार रखें और एडिशनल कैपेसिटी ऐसी ऐड कर सके ताकि जो क्वांटम ऑफ डिजीज है वो पूरा का पूरा सही मीनिंगफुल मामले में उसको हम टेक केयर कर सके। तो अभी तक तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने कमिट किया हुआ इंशाल्लाह, और जैसे हमारा इन पेशेंट शुरू होगा तो उम्मीद है कि मुल्क से बाहर पाकिस्तानी डॉक्टर जो हैं वो आकर हमारे साथ यहाँ पर इससे कुछ। अच्छा, तो फरहान साहब अभी तक बिकॉज ऑब्वियसली इट इज ऑपरेशनल इन अ सेंस, और आप हमें ब्रेक में भी बता रहे थे, और अगर आप रिपीट कर सकें, ओपीडी खुल गया और कितने बच्चों की अब तक ट्रीटमेंट हो चुकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो हॉस्पिटल की आप अभी देख रहे हैं फैसिलिटी, यहाँ पर एक तो हमने एनवायरनमेंट ऐसा बनाया है कि बच्चा ना आकर खौफजदा ना हो। तो अभी तक तकरीबन 800 से ज्यादा बच्चों की पूरे पाकिस्तान से ओपीडी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो चुकी है। और यहाँ जो बच्चा आता है ना उसको एक तो पॉपकॉर्न दिए जाते हैं, उसको थोड़ा सा ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है कि वो बेचारा यहाँ से खौफजदा होकर ना जाए। तो ये भी बड़ा जरूरी है कि एक्सपीरियंस ऐसा हो कि बच्चा हॉस्पिटल में आते हुए पहले बेचारा दिल का मरीज है और वो एक एनवायरनमेंट देखते हुए और परेशान हो जाए। तो पर्पस बिल्ड फैसिलिटी का यही अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और बच्चे बड़ा खुश होकर जाते हैं, पेरेंट्स बहुत खुश होकर जाते हैं। जी चलें, जबरदस्त आप लोगों ने ये बड़ा थॉटफुल ज़ाहिर प्रोसेस है जो आपने सोचा है कि ये भी ये चीज़ें नहीं चाहिए, हालांकि छोटी छोटी चीज़ें बट दे क्रिएट ग्रेट इम्पैक्ट। और इंशाल्लाह PCHF पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के तमाम अकाउंट्स की तफसील आपको ऑनलाइन इनकी वेबसाइट और इनके सोशल्स पे मिल जाएगी। मिसबा भाई अब आप चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, आपको पता ही है ना हर साल होता है आपके साथ, तो इस दफ़ा भी होगा। सो अब तो आप बाज़ाब्ता, अब तो आप जिम्मेदार हैं सर। अब हमें बताइएगा जब हम ये बात सुनते हैं कि जी हम अभी जो सेमीफाइनल की डिस्कशन कर रहे थे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, मतलब ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो अब हमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में देखने को मिल रहा है, वैसे तो वो सबको देखना चाहिए। कोई अगर ये कहे तो वो भी हमें मायूब लगता है कि मैं किसी का मैच नहीं देखता या इनका मैच नहीं देखता, बिकॉज यू नो देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम अदर टीम्स नाउ। हमारी जो डायरेक्शन है इस वक्त PCB और इसके मामलात की, ये ठीक है? देखें, अब डायरेक्शन हमें ठीक करनी है, कुछ हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है सब पे, हम लोग जो भी सिस्टम में भी हैं और प्लेयर्स पे भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम सब एज अ स्टेक होल्डर सब देख रहे हैं कि क्रिकेट किस तरफ जा रही है, कैसे खेल रहे हैं। नीचे जा रही है। PSL में भी हमारे प्लेयर्स दुनिया के बाकी प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, फिर IPL देखते हैं, फिर अब इंटरनेशनल क्रिकेट में हम देख रहे हैं कि स्किल लेवल कहाँ चला गया है। तो हमें एक तो ओवरऑल जाहिर है PCB को भी हमें भी वो इन्वायरमेंट, वो सिस्टम कोशिश करनी है कि हम उस तरफ जाएं, लेकिन वहीं पे एज प्लेयर्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबकी जो भी खेल रहे हैं कि भाई हमने कम्पीट इंटरनेशनल क्रिकेट में उन प्लेयर्स को करना है। फैसिलिटीज़ की अगर बात करें ओवरऑल सारी, तो वो तो पाकिस्तान हम अगर देखें तो शुरू से ही हम दूसरी दुनिया को कम्पीट नहीं कर सकते उसमें, बट स्टिल पाकिस्तान ने हमेशा वो प्लेयर प्रोड्यूस किए, वो टीमें प्रोड्यूस की जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम किया, और पाकिस्तान हमेशा दुनिया की टॉप की टीमों में रही है। तो आई थिंक दोनों एंड पे काम होने वाला है, काम करना है, और हमें कोशिश करनी है कि जो क्रिकेट में थोड़ा सा हमारा नाम नीचे जा रहा है, हमने अपनी सबने कलेक्टिवली एफर्ट करके उसको ठीक करना। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली करनी है, लेकिन उसकी शुरुआत भी तो कहीं से करनी होगी। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जैसे एक वर्ल्ड कप का एग्जांपल देख लें, इतना स्टार्क डिफरेंस है। होता है ना कि कुछ टीमें अच्छी होती हैं, एक थोड़ी सी आगे होती है, एक थोड़ी सी पीछे होती है, और मुकाबला पड़ा होता है।
हम उस आगे पीछे की दौड़ में बहुत पीछे हैं। हम 7वें 8वें नंबर की हाँ, हम बिल्कुल वो टॉप टियर के नजदीक भी नहीं है, तो ये हमें एक बड़ा अफसोस है इस बात का। अब आपके सिलेक्शन कमेटी में आने से या सैफी भाई के आने से बिल्कुल, या फिर आकिब जावेद ऑलरेडी वहाँ है, असद शफीक, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ नेम्स। ये बड़ी हैवी वेट किस्म की सिलेक्शन कमेटी फॉर वंस बन गई है। पहली चीज जिससे हम आपको सजेस्ट करें, जो चीज हमें नजर आ रही है, फॉरगेट कि खेल क्या रहे हैं, फिटनेस देख के हमें इतना अफसोस होता है अपनी टीम का, क्योंकि हमारे पास इंस्टेंट कंपैरिजन मिल जाता है। मतलब हम न्यूजीलैंड को देखते हैं, हम साउथ अफ्रीका को देखते हैं, हम इंडिया को देखते हैं, और वहाँ के फिटनेस लेवल को जब देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आगे क्यों है और हम पीछे क्यों हैं। इसका कुछ होगा? देखें, ये तो दुखती रग पे आपने हाथ रखा है। मेरे से तो ज्यादातर प्लेयर्स नाराज ही इसलिए हैं कि मैं जिस सेटअप में भी आता हूं तो क्योंकि मैं और यूनुस खान हमेशा इस पे बिलीव करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस स्टार्ट ही आपकी फिटनेस से होती है। और जो हम मेंटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, देखें जो ये मेंटल स्ट्रेंथ बेसिकली फिजिकल स्ट्रेंथ का ही दूसरा नाम है। जो फिजिकली अगर फिट नहीं है और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकता, वो इसका मतलब है मेंटली वीक है। तो मैं तो हमेशा से ही, चाहे मैं कोच बना था या इवन चीफ सेलेक्टर, तो उस वक्त भी वैसे हर्डल्स क्या होती हैं? मतलब खिलाड़ी आर नॉट विलिंग टू टेक फिटनेस टेस्ट, या हमारा बोर्ड इंटरेस्टेड नहीं होता, हमारा आखिरी कब हुआ था और हमारा अगला कब होगा, इस सवाल का जवाब भी नहीं होता किसी के पास कि जी आखिरी दफा फिटनेस टेस्ट हुआ कब था, किसने दिया था। अभी भी बांग्लादेश के लिए टीम बन गई लेकिन कोई फिटनेस टेस्ट हुआ? और वो योयो टेस्ट के बारे में हम सुनते थे, वो भी अब नहीं सुनते। फिटनेस टेस्ट होते हैं, जो नॉर्मल रूटीन है वो यही है कि क्वार्टरली फिटनेस टेस्ट होते हैं। और अब तो इतना ये सिस्टम आ गया है कि आपकी डोमेस्टिक पे भी विदाउट फिटनेस किसी की सिलेक्शन नहीं होती। हमने इसके स्टैंडर्ड को ज़रूर रेज करना है, और जितने भी प्लेयर हैं ये क्वार्टरली फिटनेस टेस्ट देते हैं। और इसके बगैर तो मेरा नहीं ख्याल कि वो, हाँ, हमने एक चीज़ आपका एक बेस लाइन फिटनेस टेस्ट, और एक चीज़ है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हमने compete करना है। एक हम मिनिमम लेवल और एक मैक्सिमम लेवल के कहाँ तक हम अपने आप को लेके जा सकते हैं, वो बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पे हमने जाना है। वो कलेक्टिवली भी है और वो एज इंडिविजुअल भी है, उस पर हमें फोकस करना है। आई थिंक कि उसके बगैर बड़ा मुश्किल है। दुनिया देख लें कि वो किस तरफ जा रहे हैं। ना सिर्फ वो फिजिकली, उनकी अपीयरेंस अगर आप देखें दुनिया की, कि वो स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, उनके बाइसेप नज़र आते हैं, उनके शोल्डर नज़र आते हैं, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी मोबिलिटी, एजिलिटी, स्ट्रेंथ नजर आ रही होती है, पोटेंशियल नजर आता है। देखें उनकी एक्सप्लोसिव पावर, अगर देखें उनकी बैट स्विंग देखें, तो ये सारी चीज़ें अब दुनिया ने इस पे एक साइंस के तौर पे काम किया है। एंड आई थिंक इन नियर फ्यूचर हमें ये करना है। कोशिशें भी हो रही हैं एकेडमी में भी। मैं बेसिकली तो एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, जो Okay, I think we need to reconnect with मिसबा भाई, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही, डिस्कनेक्ट हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर। अच्छा जी, कंप्लीट योर थॉट। एक लास्ट सवाल पूछना था और डिस्कनेक्ट हो गए थे आप। अब देखें ना, अब टीम जो है वो डिसाइड हो गई है फॉर बांग्लादेश टूर। वो टीम डिसाइड हो गई है। अब वो विदाउट एनी फिटनेस टेस्ट, नथिंग जी, नाम जो सूट कर रहे थे वो सब कुछ हो गया। पहले बहुत कुछ होना नहीं चाहिए था। हम इस बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट को टाइम नहीं दे रहे। या व्हाट इज द एसओपी फॉर इट? देखिए, मैंने आपको पहले भी शायद पता नहीं आवाज नहीं गई, ये रेगुलर बेसिस पे फिटनेस टेस्ट होते हैं। जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं वो किसी भी लेवल पे खेल रहे हैं, डोमेस्टिक के टूर्नामेंट भी खेल रहे हैं, तो वो फिटनेस टेस्ट पास करके खेल रहे हैं, उसके बगैर नहीं खेल रहे। तो जो डोमेस्टिक से पिक हुए हैं वो भी वो फिटनेस टेस्ट दे चुके हैं और वो खेल रहे हैं। और इंटरनेशनल भी जो खेलते हैं उनका भी क्वार्टरली टेस्ट साथ साथ। अच्छा, एक बात अक्सर की जाती है मेरे भाई कि हमारे डोमेस्टिक पे तवज्जो जब तक नहीं होगी, हम उस सिस्टम को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, हमारे लड़के नहीं खेलेंगे जाके, हमारी क्रिकेट की कोर मजबूत नहीं हो सकती। वुड यू एग्री टू इट? देखें, डोमेस्टिक पे फोकस तो है, बट हमें इसके स्टैंडर्ड को मज़ीद बेहतर करना है। अनफॉर्चुनेटली जो स्टैंडर्ड है वो जाहिर है वो
अभी हम कहें कि हम आहिस्ता आहिस्ता उसको ऊपर ले जाने की मगर हमारे नंबर ऑफ मैचेस इफ वी कंपेयर इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डोमेस्टिक में जो खेले होते हैं लड़कों ने और पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं वो बहुत कम होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे है। और ये समटाइम्स क्या होता है जी कि आपने जब आपको कहीं पे किसी चीज़ की ज़रूरत है और आपके पास एक्सपीरियंस लोग नहीं है तो फिर वो फिल इन करने के लिए वो गैप्स आपको कम एक्सपोजर वाले प्लेयर डालने पड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हमारा थोड़ा सा इशू है। उस तरीके से एक्सपीरियंस, उस तरीके से गेम करके लड़के अभी उतने नहीं आ रहे जितने दुनिया में आ रहे हैं। बट आई थिंक कि इसको भी बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्वालिटी ऑफ दैट कंपटीशन, क्योंकि जब आप निचले लेवल से ऊपर लेवल पे जाते हैं जितना वो क्वालिटी का गैप कम होगा उतना हमारे लिए आसान होगा वहाँ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू सो मच फरहान साहब, थैंक यू सो मच। हमने जरा दाउला काफी बातें कर ली क्रिकेट की, एक ब्रेक लेंगे। आपसे और भी बातें करनी है तो वो इंशाल्लाह विल गेट इन टच विद यू। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा पता क्या, लोग इतने परेशान, पता नहीं अंदाज़ा है हुकूमत को, वैसे होना तो चाहिए, लोग इतने परेशान हैं, लोग इस कदर परेशान हैं कि एक होता है होश उड़ना, एक होता है भूख भी उड़ जाना और नींद भी उड़ जाना। लिटरली ये हालात हैं लोगों के कि कैसे अफोर्ड करेंगे सारे मामलात को। अब जो महंगाई का तूफ़ान इस पेट्रोल की कीमत के बढ़ने के बाद उनके सामने खड़ा होने नज़र आ रहा है। अच्छा, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं वो हम आपको दिखाई देते हैं। मतलब देखिए, गरीब के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा इससे बोझ बन जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ जो है ना इससे महंगी हो जाएगी। बढ़ गया है, जाते हैं ना, हम लोग गरीब लोग हैं, इतना मतलब मुश्किल में अभी रोज़ाना 500 रुपये डाल दिया, अभी 200 रुपये डाल दिया। धंधे का गाड़ी 15,000 रुपये धंधा हम देते हैं इसका, और लोग पैसे देते नहीं है पेट्रोल का, और अभी महंगा हो गया और भी। अल्लाह खैर करे बस। इजाफा जो है ये पूरी दुनिया में ही हो रहा है, कोई पाकिस्तान में नहीं हो रहा, और दुआ करें ये जंग जल्दी रुके और आवाम को फिर ही रिलीफ होगा। हमें 2 रुपये फी सवारी बच रही थी ना पर लीटर, अभी वो भी गया है। जो रोज़गार जो है ना बिल्कुल हमारा ख़त्म होता जा रहा है। जो महंगाई है आवाम के लिए बहुत नुकसानदेह है। इनको रिलीफ ये देना चाहिए, जिनको मुफ्त ये पेट्रोल दे रहे हैं उनका कम कर दें, बजाय कि चलें ठीक है बचत करनी चाहिए, मुल्की हालात के मुताबिक जो वर्ल्ड है उसके मुताबिक चलना चाहिए। हर बंदा यही कह रहा भाजी पेट्रोल महंगा, क्योंकि सारे ने रेहड़ियां दे के मोटरसाइकिल वाले रिक्शे लाए थे, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਏ ਆਪਣੇ ਖਰਾਜਾਤ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ की रोटी नहीं पूरी होती भाई, किस तरह मसले अपने हल करेगा। इन्होंने पेट्रोल 55 रुपये लीटर बढ़ा दिया है, ये बम नहीं गिरा, ये हमारी आवाम के ऊपर एटम बम गिरा दिया इन्होंने। खुदा के लिए पहले आवाम का चूल्हा नहीं जलता, स्कूलों की फीसें बच्चों की कैसे भरते हैं, ये कैसे निज़ाम चला रहे हैं। आम आदमी के अलावा हर मतवस्त तबका वो इसी एक परेशानी का शिकार हो चुका हुआ है। आप इसमें सिर्फ और सिर्फ हुकूमती नाअहली और सिर्फ हुकूमती फुकदान है जिसकी वजह से ये सारी परेशानियाँ आ रही हैं। 55 रुपये एक बम गिरा है, आम आदमी के लिए पहले जीना मुश्किल था, और 55 रुपये से आम आपको पता है बाइक वाले और जो छोटा तबका वो ज़्यादा इफेक्टेड होता है इससे। बड़ा तबका तो फिर भी गुजार लेता है, छोटे तबके पे उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। बदकिस्मती है जी हमारी, हम पाकिस्तान में हैं, हम तो कोई अच्छाई का तवक्को करते हैं, लेकिन बैड लक हर माह हर रोज़ मतलब बोझ तले आ रहे हैं। हम इतनी महंगाई में बुरी तरह परेशान हैं, हम अब कहाँ से लाएं इतने सोर्सेज। रात में पेट्रोल बढ़ा दिया इन्होंने, सुबह मैं गाड़ी पे बैठा हूँ तो उन्होंने कहा जी 100 रुपया कराया, जो पहले मैं 100 रुपया देता था अब उन्होंने 150 रुपया लिया मुझसे। बहुत सी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कारोबार में भी, खाने पीने में भी, दूसरी चीज़ों में भी, हर चीज़ में ही इफेक्ट आता है। जिस तरह भी एक दिन में ही ये चीज़ हुई है, साथ ही इन्होंने हर चीज़ का रेट बढ़ा देना है। पेट्रोल ਵਧਿਆ, हर चीज़ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਲਮਟ ਲਿਆਓ, ਹੈਲਮਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆਓ, ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। 5 रुपये रेट ਵਧਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 55 ਵਧਾਤਾ। हर चीज़ महंगी हो जानी है, इतने अग लग जानी है सामान नूं। पेट्रोल 55 रुपये बढ़ाने से आम आदमी की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ रहा है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन आजकल टोटल यही है कि गाड़ियों पे आना जाना, सामान ले आना, तो वो तो महंगा पड़ रहा है। 2 रुपये अगर बढ़ता है तो फिर भी ज़ाहिर बात है उनकी ज़िंदगी मुश्किल में आ जाती है। ये तो 55 रुपये बढ़ा दिए। और ये जो पेट्रोल बढ़ा, पहले पैसेंजर हमारे को इतने जो है दे नहीं रहा था,
अब और मुश्किलात हो गई है। ये पेट्रोल बढ़ने से हमारे घर के अंदर इतनी मुश्किलात हो रही है कि अख्तियार है तो शहरी का नहीं है, शहरी है तो अख्तियार का नहीं है, ये माहौल हुआ पड़ा है। मिडिल क्लास के लोगों की भी ज़िंदगी बहुत मुतासिर हो गई है, जबकि एक सरकारी मुलाजिम आदमी उसके बजट से ही आउट हो गया है। रोज़ यानी 1 लीटर 50 रुपये बढ़ाना, 55 रुपये बढ़ाना। लोगों के पास एक गोली के पैसे नहीं है, 1 किलो आटा लेके आ रहे हैं लोग, और ये 55 रुपये फ़ी लीटर तो लोग मजबूरन ही है कि पैदल सफ़र करेंगे। हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, रिक्शे में जाते हैं पढ़ने के लिए, और 55 रुपये किराया, पेट्रोल महंगा होने से ना रिक्शे वाले भी बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं और ऐसा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। या तो हम गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे बच्चे को छोड़ कर आएंगे या फिर पैदल ही छोड़ कर आएंगे, तो इससे हमारे लिए परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है और हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है और रोज़गार का मसला नहीं है। बड़ी मुश्किल हो गया बेटा ज़िंदगी गुजारना। तो कारोबार तो पहले नहीं है। मेरा काम फर्नीचर का था, फर्नीचर का छोड़ के कंटेनर का शुरू कर दिया। बाइक्स या गाड़ियों पर ही नहीं पड़ेगा, आम जिंदगी पर इसका बड़ा असर होगा, क्योंकि हर चीज़ पेट्रोल के साथ महंगी हो जाएगी। और ये रमज़ान शरीफ का महीना है, बजाय इसके कि गवर्नमेंट हमें रिलीफ देती, गवर्नमेंट ने परेशान कर दिया है तमाम शहरियों को। उफ, मजबूरी जो है ना वो लोगों को, अब कभी कभार लोग कुछ नहीं भी कह रहे होते हैं, हालांकि हमारे तो सब कुछ कह देते हैं, शक्लों पे नजर आ जाती है, उनके चेहरे के तासुरात सब बता देते हैं। मतलब रिक्शे वाले की बात में सुन रहा था कि कभी सहरी के पैसे होते हैं और कभी इफ्तारी के। और फिर वो एक शख्स इस्लामाबाद से जो कह रहा था, मतलब ये भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि दुनिया में सब कुछ हो रहा है, ऑब्वियसली हम पे भी असर पड़ेगा, लेकिन हमारे तो ऑलरेडी हालात को इतने कोई ब्यूटीफुल नहीं होते और उस पर इतना मजीद बोझ पड़ जाए। जाहिर है ये हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स का भी शुक्रिया जो जाते हैं, और ये सवालात करना भी बड़ा मुश्किल है लोगों से जो हालात। अच्छा, पेट्रोल के बहरान के, पेट्रोलियम के जो असरात है ना वो हम देख ही रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और इसकी एक झलक कल सियालकोट में भी नजर आई, जहां 10 लीटर वाले कैन में पेट्रोल डलवाने का तनाज़ा हुआ। पंप पर काम करने वाले एक गरीब वर्कर की जान चली गई। कैन यू इमेजिन कि वहाँ क्या हुआ है? उमर एजाज बता रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सुनते ही शहरी जो है उन्होंने पेट्रोल पंप्स का रुख किया और अपनी अपनी बाइक्स और गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। यही वो वजह बनी है जिसकी वजह से रश की बायस जो है वहाँ पर जो है वो बदनज़मी हुई और ये वाक़या जो है वो रोनुमा हुआ। इसमें आपको थोड़ा सा तफसीली बताता चलूँ कि प्लस कार में एक नौजवान आता है और आकर वो अपनी गाड़ी के टैंक फुल करवाता है, जिसके बाद वो मुतालबा करता है कि उसके पास जो 10 लीटर वाली कैन है उसको भी फिल किया जाए, जिस पर जो इंतज़ामिया है पेट्रोल पंप की, उन्होंने उसको बताया कि ये गैर कानूनी है और हम आपको कैन में पेट्रोल नहीं दे सकते। इस पर दोनों के दरमियान जो है वो उस वक्त बहस शुरू हो गई, मामूली तलकलामी हुई, जो बाद में झगड़ा जो है वो तूल पकड़ गया। उसके चंद लम्हों बाद वो अपने 2 मज़ीद साथियों के साथ दोबारा पेट्रोल पंप पर आता है। 4 अफराद जो है वो उस कार में सवार थे रात के वक्त और वहाँ पर आकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। झगड़ा होता है जो इंतज़ामिया है पेट्रोल पंप और जो मुलजमान है इनके दरमियान। ख्वाजा मुनीब नामी शख्स जो है वो फायरिंग करता है। उसकी फायरिंग की ज़ात में आकर जो एक पेट्रोल पंप मुलाजिम जिसका नाम सुब्तैन है वो उसको गोली लगते ही वो ज़मीन पर गिर जाता है, जबकि जो दूसरा मुलाजिम है जो पेट्रोल पंप का मुलाजिम था उसके वो उसके हाथ पर गोली लगती है और वो ज़ख्मी हो जाता है। इस दौरान मुलजमान जो है वो फायरिंग करते हुए वहाँ से मौका से फ़रार हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस की जो है वो हरकत में आती है और जो ज़िले इंतज़ामिया है वो भी हरकत में आती है। पुलिस ने रात भर जो है मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे और जो मुख्तलिफ मुकामात पर छापे के दौरान जो उनको सस्पेक्ट थे उनको हिरासत में लिया। इंटरोगेशन के बाद मुलज़म की एग्जैक्ट जो लोकेशन है वहाँ पर पुलिस ने छापा मारकर जो मरकज़ी मुलज़िम ख्वाजा मुनीब है उसको गिरफ़्तार किया, जबकि उसके जो 3 साथी बाकी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रमज़ान का महीना है और झूठी अनाएं और जाली गुस्से, जाली आकड़ जैसे कहते हैं ना, अकड़ नहीं है ये आकड़ है। एग्जैक्टली आकड़ है। एंड आई एम सॉरी, यहाँ पेट्रोल महंगा हुआ सस्ता हुआ उसका कोई लेना देना मुझे इधर नजर नहीं आ रहा। इन लोगों को जो आए और इन्होंने हल्ला बोला, इनको बचपन पे चपेड़े नहीं पड़ी अपनी माओ से। आई एम सॉरी, वी हैव एन एपिडेमिक इन आवर कंट्री ऑफ यंग मैन एंड यंग बॉयज who have not been raised right। और आपको कोई मतलब एक गाड़ी से शख्स उतरा हो, यानी पैसे की भी कमी नहीं है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
वो अगर ऐसी आके हरकतें करेंगे तो आप किस चीज़ को आप इल्ज़ाम देंगे कि हुआ क्या है? 10 लीटर पेट्रोल जो तुम 100 हज़ारों लीटर अपनी गाड़ी में डलवाते ही होगे ऑन अ रेगुलर बेसिस, और 10 पे तुमने ये लड़ाई कर ली। नहीं, डेफिनेटली अब्दुल्ला, दिस इज एन इशू ऑफ अपब्रिंगिंग। ये हमारे यहाँ है ये इशू। एब्सोल्युटली, कि उसकी जुर्रत कैसे हुई कि उसने मुझे मना कैसे हुई? किया? मतलब ये वही लोग हैं, आई एम सॉरी अगेन, इनको घर पे माओ ने जरा 2-4 खींच के लगाई होती ना बचपन में इनकी बदतमीजियों पे, तो ये ठीक होते हैं। एंड दैट इज अ प्रॉब्लम, आई एम सॉरी, विद आवर मेन, विद आवर बॉयज इन आवर ये कंट्री। जो जाली ब्रवाडो होता है ना, और आई एम सॉरी, दिस इज नॉट कमिंग टू एन एंड। चाहे आप फैमिली यूट्यूबर्स देख लें, मतलब उनके भी यही मसले हैं, उनका भी यही जाली ब्रवाडो है जिससे हजारों लाखों करोड़ों बच्चे, क्योंकि उनके व्यूज करोड़ों में है, वो इंस्पायर हो रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। दिस इज व्हाट दे आर सीइंग। ओए तेरी ऐसी की तैसी, फलाना ढमकाना, दिस इज ऑल व्हाट दे आर कंज्यूमिंग एज कंटेंट। और फिर ये जो कॉन्फिडेंस है ना कि हम ये करेंगे एंड वी विल गेट अवे विद इट। वी नीड टू मूव ऑन। रमज़ान है ना, उनकी वजह से हम अपना रोज़ा क्यों? अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे, बताएंगे कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग 8वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। बहुत बड़ी हौसला अफजा बात यह आई थी सामने जब ईरान की तरफ से ऐलान किया गया कि अब वो अपने हमसाया ममालिक पर हमले नहीं करेगा। दोनों अतराफ से बाय द वे हम ईरान और अमेरिका और इजराइल की बात कर लें तो निशाना बनाया जा रहा है। बैक चैनल डिप्लोमेसी की भी कोशिशें हो रही हैं। पाकिस्तान समेत खलीजी ममालिक इसमें मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे खित्ते में एक ऐसा मुल्क भी है जो इस जंग को मजीद भड़काने की कोशिशों में मसरूफ है, और इसका नाम है भारत। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। और इस जंग में भारत का किरदार जो है वो बीजमालों से कम नहीं है। सॉरी, वी हैड टू यूज दिस टर्म, क्योंकि हमें पाकिस्तान में बीजमालों का डेफिनेशन बड़ी अच्छी तरह समझ आती है। अब भारत का मीडिया देखें, हुकूमत का रवैया देखें, सब वाज़ेह नज़र आ रहा है कि उनका मकसद इंतशार फैलाने के सिवा कुछ नहीं। जंग के आगाज़ से पहले भारत पूरी तरह इस कॉन्फ्लिक्ट में साइडलाइन था। मोदी ने हमेशा की तरह रेलेवेंट रहने के लिए इजराइल का दौरा कर लिया। उन्होंने कहा व्हाई नॉट, लेट्स डू दिस, और अपनी वफादारियां जो हैं वो पेश करने की कोशिश की। और इस मुज़ायका खेज़ स्टंट पर भारतीय ऑपोजिशन को भी कड़ी तनकीद करनी पड़ी, और उन्होंने मतलब किसी और दुनिया ने क्या करना था उन्हीं ने सुना दी कि तुम कर क्या रहे हो। बहरहाल जंग शुरू हुई और भारत ने अपने मीडिया के ज़रिए जहर जो है वो उगलना शुरू कर दिया और अपने इजरायली मास्टर्स के एजेंडे पर अमल करना शुरू कर दिया। भारतीय टीवी चैनल्स ना सिर्फ फेक वीडियोस और पुरानी फुटेजेस नशर कर रहे हैं, बल्कि जंग की कवरेज को सनसनीखेज अंदाज में नशर करके खलीजी मुल्कों में खौफ और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। बुर्ज खलीफा पर फेक हमला हो, दुबई के एक अपार्टमेंट में मौजूद खातून पर लाइव हमले की जाली वीडियो हो, बहरीन की एक पुरानी वीडियो को दुबई पर हमला करार देकर चलाना हो, फिर भारतीय पानियों में जिस तरह ईरानी जहाज़ को निशाना बनाया गया और 80 से ज़ायद सेलर्स की जान गई, वो मामला कैसे पीछे रह सकता है। सितम पर सितम ये हुआ कि ईरानी सेलर्स बच गए थे, जो उन्हें भी रेस्क्यू नहीं किया गया, एटलीस्ट इंडिया ने नहीं किया। श्रीलंकन आगे बढ़े और उन्होंने ईरानी सेलर्स को रेस्क्यू किया। ये वाक़या भी बताता है कि भारत अपने ताल्लुकात में ईरान के साथ सगा नहीं रहा है अब, और उनकी पीठ पर भी मोदी, जिसको ज़ाहिर है वो ईरान उनको एलाय के तौर पर जानता था, बेसिकली अपनी इजरायली मास्टर्स की खुशनुदी के लिए जो कॉन्स्पिरेसी एक शैतानी जहन सोच सकता है, वो इस वक्त भारतीय मीडिया जो है ना उस पर चल रही है। और कभी सऊदी अरब और ईरान की लड़ाई की खबरें चल पड़ती हैं, और कभी यूएई और सऊदी अरब के दरमियान जंग की फेक न्यूज़ जो है वो फैलाते हैं। दे आर नॉट स्टॉपिंग एक्चुअली। लेकिन फाइनली जो जी फवाद अमीन बेग साहब है हमारे साथ, साबिक डीजी पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, और हमने सर्टनली उनसे ये भी जानना है कि एक्चुअली प्रोटोकॉल क्या होता है, क्योंकि जितना हमने पढ़ा ये तो एक सेड एंड अनसेड रूल है कि जब इस तरह की कोई कार्रवाई होगी, जो लोग जिंदा बच जाते हैं उनको यू हैव टू सेव देम। फवाद साहब, जो ये वाक़या हुआ है, ये जितना गैर मामूली हम समझ रहे हैं, आप प्लीज़ हमें बताइएगा ये क्यों है इतना गैर मामूली? शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे मौका दिया। भारत का जो कंडक्ट रहा है इस पूरे वाक़े में वो इंतहाई ड्यूबियस, और मैं कहूँगा कि भारत के लिए एक शर्मनाक पोजीशन है कि एक एक्सरसाइज मिलन के लिए उन्होंने एक ईरानी जहाज़ को दावत दी। उस जहाज़ के उस एक्सरसाइज में हिस्सा लेते लेते ये क्राइसिस डेवलप हुआ। और अगर आप किसी भी
आप अच्छे इंटरनेशनल नेवल पावर से बात कीजिए तो ये कहेंगे कि इस किस्म के सिनेरियो में कोई ना कोई ऐसा इंटरनेशनल लॉ का रास्ता तैयार कर लिया जाता है कि जहां अपने मेहमानों के लिए एक सेफ पैसेज और एक सेफ मौका दिया जाता है। अभी आपने हाल ही में देखा कि इस टारगेटिंग के बाद श्रीलंका ने किस तरह बिहेव किया। श्रीलंका एक छोटा निस्बतन मुल्क है, एक स्मॉलर नेवल पावर है, लेकिन श्रीलंका ने न सिर्फ ईरानी जहाज को पनाह दी बल्कि अब वो उसको एक सेफ हेवन में जो ट्रिंकोमली उनकी हार्बर है वहां लेके जा रहा है। आप इसको एक बड़े तनाजर में देखिए, इंडिया ये क्लेम करता है कि वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, यानी वो इस पूरे इंडियन ओशन में तमाम लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जिम्मेदार है। तो क्या एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्लेम करने वाले मुल्क को ये ज़ेब देता है कि एक या तो वो कहे कि उन्हें इस हमले का इल्म ही नहीं था, तो क्या इस कदर नावाकिफ और इस कदर अनप्रिपेयर्ड नेवल पावर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहलाना डिजर्व करती है? और अगर उनको इल्म था, किस हद तक इल्म था? क्या फिर वो कनाइमेंट्स में शामिल हैं? क्या उन्होंने अपने ही मेहमान को शिकार होने दिया या उसमें उनकी कोई मदद की? आप ये जानते हैं कि इनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं यूएस के साथ और इजराइल के साथ, और इनकी जो मैरीटाइम पिक्चर होती है ये शेयर्ड होती है, इसको हम मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस कहते हैं। तो इसमें कॉमन पिक्चर दोनों मुल्क शेयर करते हैं। तो यकीनन यहाँ पे एक गुंजाइश है कि इंडिया ने जानबूझ के इस ईरानी जहाज के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की। उससे शर्मनाक ये है कि जब ये वाकया हो गया और इस वाकये के बाद ईरानी सेलर्स समुद्र में बेयार मददगार थे, उस वक्त रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इंडिया ने कोई खातिर खा काम नहीं किया। उन्होंने एक जहाज को एक ऑर्डर देके और सुस्त रफ्तार बहरी जहाजों को कोई आज के तो नहीं है इनसे ताल्लुकात, मतलब चाबहार पोर्ट से में इनकी कोलिशन देख लें, लेकिन चलिए वी विल स्टिल स्टिक टू व्हाट हैपेंड। अभी आप बताएं एडमिरल साहब कि क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है? मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज है जो हुई है। कोई इदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इसको वॉच कर रहे हैं, जो इस पे नजर रखते हैं, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल इंडिया फॉर व्हाट दे हैव डन। अगर आप ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान सुने तो उन्होंने इस वाकये को एक वॉर क्राइम से तशबीह दी है, और अगर उस वॉर क्राइम को लेके परसू करते हैं तो यकीनन तमाम लोग जो इस वॉर क्राइम में शामिल हैं वो सामने आ सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो यकीनन आगे जाके टेकअप की जा सकती है। अच्छा, बट अदरवाइज इसको आपकी बरादरी में या ये इस नेवल बरादरी में बेसिकली किस नज़र से देखा जाता है कि एट योर डोर स्टेप आपका मेहमान मेडे की कॉल्स दे रहा हो और इस तरह आप मुबैना तौर पर मुखबरी करके एक तो उसका जहाज़ डुबोएं और वो अनआर्म्ड पर्सनल जो उस पर मौजूद थे, ज़्यादातर सेरेमोनियल स्टाफ था, उनकी जान बचाने के लिए भी कोई ना आए? जी, ये जैसे मैंने कहा कि एक इंतहाई शर्मनाक पोजीशन है इस वक्त भारतीय नेवी के लिए, और आपने देखा कि उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी से किस तरह तनकीद सामने आ रही है, क्योंकि भारत जो कि क्लेम करता था कि इनकी सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक सोवरेनिटी है और नॉन अलाइड मूवमेंट के चैंपियन रहे हैं, तो अब ऐसा लगता है कि ये एक कैंप में दाखिल हो गए, इंतहाई जैसे कहिए कि शदीद तरीके से उस कैंप की हामी बनकर दूसरे ममालिक को टारगेट कर रहे हैं। और इनके रिलेशनशिप भी आप हमें ज़रा बेहतर समझा सकते हैं? हमने चाबहार पोर्ट का जिक्र किया, ईरान और भारत के, इनकी नेवीज़ के आज के रिलेशनशिप तो नहीं है? डू दे शेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? जी, जैसे कि आप हिंदुओं की चलेकिया मेंटालिटी के बारे में आपको कुछ इल्म होगा कि जो ये दिखाते हैं वो ये करते नहीं है। तो बिल्कुल यही चीज़ यहाँ सामने आई कि कई दहाइयों तक ईरान के साथ इंडिया एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप क्लेम करता रहा। चाबहार पोर्ट पे कहता रहा कि हम आपके साथ मिलकर ट्रेड करेंगे। एक नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर का एक बाकायदा एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट बनाया गया था कि सीपेक का कोई काउंटर हो सके, लेकिन इस सब के पीछे उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट छुपा हुआ था। जब वक्त आया तो उन्होंने ईरान के साथ इस तरह दगा किया और इस तरह नेवी के शिप को न सिर्फ टारगेटिंग करने में मुलविस हुए, बल्कि उनकी जो इमदाद करना उनका अखलाकी फर्ज था उससे भी रह गए। एडमिरल साहब, फाइनली एंड ब्रीफली हमें बता दें कि हाउ सिक्योर आर वी विज़ावी आर नेवी, क्योंकि अब हम रीजन में देख ही रहे हैं, जंगें भी चल रही हैं, हमारा अपना एक वॉर जो है, एक ऑपरेशन चल रहा है अफगानिस्तान के साथ। आई मीन थिंग्स कैन गो एनीवेयर। तो थोड़ा सा हमें ये बता दें कि हाउ सिक्योर आर वी थ्रू आर बाय द वे ऑफ आर वाटर्स? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी ने पिछली 1-2 दहाइयों में बेइंतहा तरक्की की है।
हमारे सामने बनियान और मरसूस की वाज़ेह मिसाल मौजूद है नाका हक की, जहाँ पे इंडियन नेवी जो क्लेम करती थी कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आ जाएंगे, ब्लॉकेट कर लेंगे, उन तमाम क्लेम्स के बावजूद वो इवन जो थिएटर ऑफ वॉर है उस पर भी नहीं दाखिल हो सके, और पाकिस्तान की जो एंटी एक्सेस एरिया डिनायल स्ट्रेटजी है उसकी वजह से वो पाकिस्तान के पानियों से दूर रहे। इसी तरह जो हमारी समुद्री राहदारी में हमारी शिपिंग लेन्स हैं उसकी हिफाजत करनी है, उसके लिए पाक बहरिया यकीनन तैयार है, इस वक्त डिप्लॉयड है, और हम ये करंट क्राइसिस है इस पे भी ऑल्टरनेट्स पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तेल की सप्लाई को जारी रखने में पाकिस्तान बहरिया एक कलीदी किरदार करेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया एडमिरल फवाद अमीन बेग। अच्छा, यहाँ वज़ाहत ज़रूर कर दें कि जो भी बात हो रही थी वो भारतीय नेवी के किरदार पर हो रही थी, उसमें अगर कहीं गुफ्तगू में किसी ने कोई लफ्ज़ किसी मज़हब का रेफरेंस इस्तेमाल किया हो सो उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ज़ाहिर है हमारे लिए सारे मज़ाहिब चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो वो काबिल है। And our viewers know that. We've been here for a very long time. ब्रेक लेते हैं अभी, we'll be right back. अच्छा ठीक है, सारे केओस में एक अच्छी खबर मिली हमें, और कौमी हॉकी टीम ने इस मरतबा कुछ ऐसा किया है कि 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके साबित कर दिया है कि भाई अगर इन्वेस्ट करेंगे, इज्जत देंगे तो परफॉर्मेंस भी मिलेगी। Who would have thought? अभी पता है ना जब ये ऑस्ट्रेलिया टीम गई थी तो क्या हुआ था, और मतलब so much happened after that, क्या इनको ट्रीटमेंट दी गई थी बाय द हॉकी फेडरेशन, लेकिन अच्छी तरह ट्रीट करो, गिव देम व्हाट दे नीड एंड दिस इज व्हाट दे पे यू बैक। 100% जब देंगे तो फिर रिजल्ट्स भी मिलेंगे ना, और उन्होंने 100% दिया। बिल्कुल, कौमी हॉकी टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने इजिप्ट गई, जहां बेहतरीन रिहाइश से खानों तक टीम का पूरा ख्याल रखा। इस्माइलिया में रह रहे हैं, क्या खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, और ये हम अदरवाइज हम कभी भी ना ये बताएं कि जी बड़ा अच्छा खाना था, बड़ी अच्छी जगह थी, लेकिन चूंकि इनके साथ इतना हैंड हुआ है ऑस्ट्रेलिया में कि वी हैड टू मेंशन दिस हैपनिंग एज वेल, तो बहुत ही अच्छे माहौल में ये रहे, और डेफिनेटली फिर खेला भी उन्होंने बहुत अच्छा। पहले आपको पता है ना ऑस्ट्रेलिया में ना रिहाइश मिली थी, ना खाना मिला था, बर्तन भी खुद धो रहे थे, बाथरूम भी सारे शेयर कर रहे थे। सो मुल्क वापसी पर इमाद भट्ट जो कप्तान है मैनेजमेंट के खिलाफ वो फट पड़े, और उसके बाद सारी वो कंट्रोवर्सी हुई, फिर वजीर दाखिला ने खुद इंटरवीन किया, उनसे भी मुलाकात हुई, मतलब बहुत कुछ हुआ। अब हॉकी फेडरेशन के नए सदर जो हैं मुहियुद्दीन वानी, मैनेजमेंट में नए लोग लाए हैं, और हालात जो हैं वो बदलते ही नताइज भी बदल गए हैं, जो कि हम हमेशा कहते हैं। और वही टीम वो इजिप्ट में ना सिर्फ अपने 4 मैच जीते बल्कि जापान कस भी देकर फाइनल में फाइनल मार्का जो है वो भी अपने नाम किया। सेमीफाइनल में हम पहुंच गए, और फाइनल लग रहा था, सेमीफाइनल जीत गए हैं, फाइनल में पहुंच गए हैं, लेकिन हम वर्ल्ड कप के लिए, तो बिग न्यूज़ है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। ओलंपियन इस्लाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो शरीक चेयरमैन डेवलपमेंट कमेटी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के। बहुत शुक्रिया इस्लाउद्दीन साहब। सर, पाकिस्तानी हॉकी टीम ने अरसा दराज बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्या इशारा समझें कि हमारी डायरेक्शन ठीक हो गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की टीम ने 8 साल के बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है, और ये बड़ी खुशाइन बात है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक हवा का ताज़ा खुशगवार झोंका है, और यकीनन पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं और ऑफिशियल उन्होंने बड़ी मेहनत की है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खुशाइन बात है, और यकीनन अब ये समझे आप कि पाकिस्तान की टीम बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रैक पर वापस आएगी जहाँ लोग उसको देखना चाहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ियों के साथ जो हुआ, मैनेजमेंट ने जो सलूक किया, उसके बाद उनको अपने पैरों पर खड़ा करना आसान ऑब्वियसली नहीं हुआ होगा। नई मैनेजमेंट और फिर आपकी कमेटी ने इस सिलसिले में बहुत कुछ किया। हम एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या किरदार था और किस तरह वो इस मकाम पे आज पहुंच के, विच इज़ अ वेरी क्विक एंड गुड टर्न अराउंड। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल उसको भूल जाना चाहिए। खिलाड़ियों में मैंने बड़ा जज्बा देखा है। जब हम इनसे मिलने इस्लामाबाद गए थे, मैं और हसन जो कि हम लोग चेयरमैन हैं, और वानी साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, बड़े पॉजिटिव हैं, बड़ी मेहनत की उन्होंने और कर रहे हैं। तो हम लोग जब उनसे मिले खिलाड़ियों से इफ्तार के ऊपर इस्लामाबाद जाकर, तो मैंने देखा कि उनका जज्बा जो है बहुत बुलंद है। और सबसे बड़ी बात जो हमने की उनसे, उनको मोटिवेट किया, क्योंकि अगले दिन टीम ने जाना था और उनको हमने यही बताना कि देखें
पाकिस्तान जब कभी भी खेलता था, एक तो अटैकिंग हॉकी खेलता था और दूसरी बात यह है कि जीतने के लिए खेलते थे। ठीक है, खेल में हार जीत एक उसका हिस्सा है, लेकिन जब आप ज़हनी तौर से इसके लिए तैयार होकर जाएंगे कि हमने जीतना है तो फिर अल्लाह ताला अपनी मदद करेगा और खिलाड़ियों की मेहनत जो है वो रंग लाती है और रंग लाई। गॉट इट। अच्छा, अब हम ऑब्वियसली फाइनल में पहुंच चुके हैं, ये कहना भी इतना अच्छा लग रहा है, तो इंशाल्लाह जीतेंगे भी। तो अगला जो है वो हदफ वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस, दुनिया और ओलंपिक्स तक जाना होगा। ओलंपिक्स तक जाना, देखो ना हम कहाँ तक पहुंच गए हैं ऑलरेडी। तो इसके लिए जी बता दें कि हुकूमत, मीडिया, आवाम, टीम, मतलब हम लोग किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं अपनी हॉकी टीम को। इनके लिए तो सबसे अच्छी बात ये होगी, जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, मीडिया की बहुत सपोर्ट चाहिए होगी। बगैर मीडिया की सपोर्ट के हर काम अधूरा है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह माजी में भी मीडिया ने हमेशा मस्बत किरदार अदा किया और आइंदा भी करेंगे। और इसी तरह हमारी सरकार से दरख्वास्त ये होगी कि जहाँ जहाँ मसाइल हैं वो वसाइल के ज़रिए हल करें। हाँ, ये ज़रूर है कि पैसे के बगैर कोई काम भी मुमकिन नहीं है, हर काम अधूरा होता है। पैसा सरकार की तरफ से ज़रूर मिलना चाहिए, यही मैं वानी साहब से भी कहूँगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी शुड बी मेंटेन। जो भी पैसा मिले उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वो पैसा पाकिस्तान हॉकी की ट्रेनिंग, कोचिंग और जो हम आगे के हमने प्रोग्राम बनाए हैं, जिसमें सीनियर के अलावा सीनियर के लिए बहुत अहम सवाल है क्योंकि वर्ल्ड कप भी है इसमें, उससे पहले प्रो लीग का क्वालिफाइंग राउंड एक और भी है, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई कर चुका है, तो उसमें भी मेहनत करनी होगी जून जुलाई के अंदर। और उसके जो हॉलैंड में और बेल्जियम में होगा वर्ल्ड कप। इसके अलावा उसके बाद एशिया कप भी है बाद में नवंबर में, उससे पहले जूनियर का भी एक सेटअप बनाना होगा। उसके अलावा हमने जो जहन में रखा हुआ है, जो पाइपलाइन में अंडर 18 भी है, अंडर 16 भी है, अंडर 14 भी है, तो इस तरह तमाम इस पर काम करना होगा और वक्त जरूर लगेगा। मुझे यकीन है इंशाल्लाह हो जाएगी जी, वक्त लगेगा लेकिन यहाँ तक पहुँचे तो आगे भी पहुँचेंगे। एटलीस्ट कुछ बेहतरी नजर आना शुरू हुई है। ओलंपियन इस्लाहुद्दीन साहब हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। ओके, हम ले रहे हैं इधर पे। ओके, सो देयर इज अ डिश दैट इज कॉल्ड मटन खड्डा सज्जी। अब बताओ, मैंने बताया, आई एम इंट्रोड्यूसिंग इट, नॉट रियली। मुजफ्फरगढ़ में है और वहाँ बड़े पसंद की जाती है डिश। मोहम्मद अदनान मुश्तबा हमें दिखाएंगे। ओके, इफ्तारी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहरियों की हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि हर रोज़ इफ्तारी में कुछ नया हो, उनके दस्तरखान की जीनत बने। वो इस वक्त मटन खड्डा सजी की दुकान पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी लोगों का रश नज़र आ रहा है। अभी तैयारी का मराहिल शुरू हो चुके हैं। ये मटन खड्डा सजी किस तरह के मिसालों से तैयार होती है और कितना टाइम ये तैयार होने में लेते हैं, मेरे साथ ये इसके कुक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इसके अंदर हमारे कुछ खास किस्म के मिसाला जात होते हैं, हमारी स्पेशल रेसिपी होती है और सबसे अहम जो इस डिश को बनाने के लिए होता है वो होता है इसका 3.5 घंटे का दम, जो कि टोटली कोयले के ऊपर बनाया जाता है। इसको हम ऊपर से ढक्कन रख कर कवर कर देते हैं। इसके अंदर जो दम होता है, जो हीट का प्रेशर होता है, वही सब इस गोश्त को बनाता है, जिसकी वजह से इसकी लज्जत और जो टेंडरनेस होती है गोश्त की, जो कस्टमर को भी मज़ा आता है खाने का और पता चलता है कि यार कोई चीज़ हमने खाई और मज़ा आया है। बच्चों की ख्वाहिश थी कि मटन खड्डा सजी खानी है इफ्तारी में, क्योंकि इनका एक यूनिक टेस्ट है, एक नया प्रोडक्ट है मुजफ्फरगढ़ के लिए। हम यहाँ मटन खड्डा सजी लेने आए हुए हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तैयारी के लिए रख दी गई है सजी और ये तकरीबन 3.5 घंटे का टाइम लेगी तैयार होने में। इफ्तारी के बाद ये मटन खड्डा सजी तैयार हो सकेगी और शहरी इससे लुत्फानंदोज हो सकेंगे। ये इस खड्डे के ऊपर तो सीमेंट लगा दिया, कहाँ नीचे जाके खाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे? तहखाने में जाके। और ये मुझे, आई एम सॉरी, थोड़ा सा जब रख रहे थे ना तो मुझे मैन होलिश लग रहा था। नहीं, ये खड्डा है जी और इसकी इसमें दम, द हीट से, भाप से और दम से तैयार होता है। फिर इसको क्या तोड़ेंगे इसको निकालने के लिए? ओके, सॉरी, सी यू बाय टुमारो। ओके।